खान नवेदुल हक साहब के कारनामों का जब भी तस्करा होगा, खान नवेदुल हक साहब के कारनामों का जब भी तस्करा होगा, उसकी मीटिंगों की जब तक रुदात लिखी जाती रहेगी, तो हर मीटिंग की रुदात में, हर वर्कशॉप के बाद, हर वर्कशॉप के आगाज़ में एक और शख्सियत हमेशा नुमायाँ रहती है, जो उर्दू लिखना पढ़ना तो नहीं जानती, लेकिन उर्दू तहज़ीब में रच बस गई है, उर्दू वालों के साथ रहकर उर्दू की तरह अच्छी गुफ्तगू करना जानती है। नमिता जो हमारे इस शोबे की क्लर्क है, बहुत ही दिलजमई के साथ अपने फ़राइज़ को हमेशा अंजाम देती रही है। मैं समझता हूँ खान साहब के तमाम कामों के लिए बहुत ज़बरदस्त माविन और मददगार है। जब कभी भी हमारी लिसानी कमेटी की मीटिंग होती है, जिस तरीके से वो उसको कोऑर्डिनेट करती है, अराकीन का ख्याल करती है, हम उसको इस मौके पर कैसे फरामोश कर सकते हैं, जब खान साहब की सुबुकदोशी के मौके पर नमिता को भी याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। लिसानी कमेटी की जानिब से यहाँ पर नमिता बंसोड़े साहबा का इस्तकबाल किया जाता है। मैं हमारे डायरेक्टर पाटिल सर से गुजारिश करूँगा कि वो नमिता बंसोड़े का यहाँ पर शॉल और बुके देकर इस्तकबाल करें कि ये उर्दू के कौस के लिए, उर्दू की मजलिस अदालत के लिए, उर्दू वालों के लिए इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। नशीद साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और नमिता की खिदमत में शॉल और बुके पेश करें। खान साहब से भी गुजारिश है कि ये तस्वीर आपके बगैर अधूरी रहेगी। तशरीफ़ लाएँ। तालियों के साथ नमिता का इस्तकबाल किया जाना चाहिए कि एक तवील अरसे से वो इस डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। अक्स मुंतशिर इस किताब का यहाँ इजरा हुआ। इसके मुरत्तिब सैयद खालिद साहब, जहाँ कहीं भी हो तशरीफ़ ले आए। सैयद खालिद साहब, सैयद खालिद साहब। बहुत ही मेहनत और अरकरेज़ी से सैयद खालिद ने इस किताब को मुरत्तब किया है। मैं पाटिल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सैयद खालिद साहब की खिदमत में फूल और शॉल देके, पाटिल साहब से गुजारिश करूंगा। शाहिद लतीफ़ साहब से भी गुजारिश करूंगा स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। सैयद खालिद साहब जिन्होंने अक्स मुंतशिर को तरतीब दिया है, उनकी खिदमत में बुके और शॉल पेश की जा रही है। उम्मीदों का सूरज एक दिन निकलेगा एजाज़ ज़रूर, सुबह तलब की खातिर हमने जाग के उम्र गुजारी है। सैयद खालिद ने बहुत ही मेहनत से तमाम मज़ामीन को इकट्ठा किया और तरतीब देकर अक्स मुंतशिर की सूरत में हमारे हवाले कर दिया है। बहुत मुबारकबाद। आइए आज के साहिब एजाज़ खान नवेदुल हक साहब को समाअत करें। खान नवेदुल हक साहब सारी ज़िंदगी इस बात के लिए कोशा रहे कि शबों में नूर की तरसील करना चाहता हूँ, शबों में नूर की तरसील करना चाहता हूँ, महर्फ हर्फ को कंदील करना चाहता हूँ। खान नवेदुल हक साहब अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। जो लोग इनफरादी तौर पर खान साहब का एजाज़ करना चाहते हैं, तहाइफ पेश करना चाहते हैं, वो मोहसिन साहिल साहब के पास अपने नाम दर्ज करा दें। इंशाअल्लाह उनको मौका दिया जाएगा। खान साहब अपनी तासुराती तकरीर के साथ। अस्सलामु अलैकुम। लोगों के तासुरात के बाद अब मैं अपने क्या तासुरात दूँ। बहरहाल मैं तमाम शुरका का, तमाम मुंतज़मीन का, तमाम अफसरान का, तमाम मेहमानान का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों ने इतनी ज़हमतें बर्दाश्त की, दूर दराज का सफ़र किया, मेरे लिए अपनी तमाम आसाइशों को तर्क करके आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वक्त की किल्लत को महसूस करते हुए मैं अपने तासुरात के लिए एक मुख्तसर नज़्म पेश करना चाहता हूँ। इत्तेफाक से वो नज़्म मैंने बहुत अरसा पहले निकाल के रखी थी और आज ही वो नज़्म मुझे सैयदा तबस्सुम सुल्ताना ने व्हाट्सएप पे सेंड की। वही नज़्म मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। किसी को अलविदा कहना बहुत तकलीफ़ देता है, किसी को अलविदा कहना बहुत तकलीफ़ देता है। उम्मीदें टूट जाती हैं यकीन पर बेयकीनी का, उम्मीदें टूट जाती हैं यकीन पर बेयकीनी का। कोहर फिर ऐसा चढ़ता है दिखाई कुछ नहीं देता, दिखाई कुछ नहीं देता, सुझाई कुछ नहीं देता।
दुआ के लफ्ज़ होंठों पर मुसलसल कपकपाते हैं, दुआ के लफ्ज़ होंठों पर मुसलसल कपकपाते हैं। किसी ख्वाहिश के अंदेशे जहन में दौड़ जाते हैं, गुमा कुछ ऐसा होता है कि जैसे मिल ना पाएंगे, गुमा कुछ ऐसा होता है कि जैसे मिल ना पाएंगे, ये गहरे ज़ख्म फ़ुरक़त के किसी से सिल ना पाएंगे। कभी ऐसा भी हो या रब, कभी ऐसा भी हो या रब, तू कोई मोजज़ा कर दे, तू ऐसा कर भी सकता है, दुआएं मान लेता है। मेरे हाथों की जानिब देख, मेरे हाथों की जानिब देख, उन्हें तू भर भी सकता है। जुदाई की ये तीखी धार दिलों का खून करती है, जुदाई की ये तीखी धार दिलों का खून करती है। जुदाई की अज़ियत से मेरा दिल अब भी डरता है, मेरा दिल अब भी डरता है। जुदाई दो घड़ी की हो तो कोई दिल को समझाए, जुदाई दो घड़ी की हो तो कोई दिल को समझाए। जुदाई चार पल की हो तो कोई दिल को बहलाए। जुदाई उम्र भर की हो, जुदाई उम्र भर की हो तो क्या चारा करे कोई, तो क्या चारा करे कोई। एक मिलने की हसरत में भला कब तक जिए कोई। मेरे मौला करम कर दे, तू ऐसा कर भी सकता है। मेरे हाथों की जानिब देख, उन्हें तू भर भी सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ममनून व मशकूर हूँ। मेरी बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, मेरे बहन भाई, मेरे तमाम अजीज़ व अकारीब, मेरी भांजियाँ, ये तमाम लोग जो हैं गर्मियों की छुट्टी की वजह से, टिकट न मिलने की वजह से बहुत मुश्किलों से सफ़र करके आए हैं, तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये ख्वाहिश रही है कि खान साहब बाल भारती के हवाले से अपने कुछ तजुर्बात यहाँ पर शेयर करें। ये सभी की एक ख्वाहिश रही है कि चंद मिनट और सही, लेकिन आप अपने बाल भारती के चंद तजुर्बात यहाँ शेयर करें। सर, तजुर्बात बहुत तवील हैं, किन किन का जिक्र किया जाए, कहाँ से बयान करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल बहुत अजीब अजीब तजुर्बात हुए हैं। पहले तो अपॉइंटमेंट के ताल्लुक़ से थोड़ी सी मुख्तसरन बयान करके बात ख़त्म कर लेता हूँ। मैंने बीएड किया, फ़ारिग हो गया। उसके बाद मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में मुझे मॉडर्न मुल्ला कहा करते थे लोग। उसकी वजह यह थी कि मैं फ़िल्में भी देखता था, मैं नमाज़ भी पढ़ता था और इसके अलावा जो दीनी फ़राइज़ होते हैं वो अंजाम दिया करता था। बहरहाल तो आखिरी पर्चे के बाद मैं फ़िल्म देखकर रात 12 बजे लौट रहा था। मेरे एक साथी गर्मियों के मौसम की वजह से घर की लाइट गई हुई थी, तो बाहर बैठे हुए थे बनियान और लुंगी में। उन्होंने आवाज़ दी, भाई नवेद क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा भाई अब इम्तिहान दिया है और आज थोड़ी सी तफरी की गरज से फ़िल्म देख कर आ रहा हूँ। तो कहने लगे भाई कहीं जॉब वॉब के लिए अप्लाई किया है क्या? नहीं। मैंने कहा किया है, कई स्कूलों में किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंजुमन तबलीग इस्लाम वगैरह से कॉल भी आया है और देख रहा हूँ कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। उन्होंने कहा भाई बाल भारती इदारा सुना है ना आपने नाम? मैंने कहा भाई सुना तो है। तो वहाँ पर एक असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट है, अखबार में उसका इश्तिहार आया है। मैंने कहा भाई दीजिए। मेरे 2-4 साथी और थे जिनमें सलाम बिन रज़ाक साहब के साहबजादे सोहेल बिन सलाम भी मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई चलना यार, अब यह बहुत पकाएगा, तू चल। मैंने कहा नहीं भाई ये पापी पेट का सवाल है, बंदा हमारे लिए कोई राह निकाल रहा है तो देख लेते हैं। उन्होंने मुझे लोकसत्ता दिया, उसमें ये ऐड था, मैं लेकर चला आया। मैं घर पहुंचा, रात 1:30-2 बज चुके थे। उसके बाद सब सो चुके थे, मैंने भी अखबार एक किनारे रखा और सो गया। सुबह उठने के बाद मैंने वो अखबार तलाश करना शुरू किया। मेरे घर इनकलाब और टाइम्स ऑफ इंडिया आया करता था, मराठी अखबार कभी नहीं आता था। तब वो तलाश करने लगे तो पता चला कि है नहीं उस जगह पर। अरे अखबार कहाँ गया भाई? तो हमारे वालिद ने सबसे पूछा भाई अखबार अखबार अखबार। हमारे बड़े भाई भी, हमारे घरों में हम बहुत मुतवस्सित तबके के हैं, अब्दुल्ला भाई जानते हैं, हमने बहुत गुर्बत के दिन देखे हैं, बहुत कर्ब झेला है। तो हमारा एक माले वाला मकान था, मेरे बड़े भाई मकान में ऊपर रहते थे, हम नीचे रहते थे। तो बहरहाल वो अखबार की तलाश जारी थी। उतने में भाई नीचे उतरे, बोले क्या हुआ? तो कहा गया कि भाई यहाँ एक अखबार रखा हुआ था, उसका क्या हुआ? तो बोले हाँ अखबार तो था, यहाँ मराठी का था ना। तो बोले हाँ। तो उसमें मैंने कचरा बांध कर फेंक दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे वालिद परेशान हुए, बोले अभी के अभी जाओ डस्टबिन में देखो, वो कचरा गाड़ी नहीं आई होगी तो अखबार मिल जाएगा। हमारे भाई दौड़ते हुए गए, उन्होंने वहाँ अखबार तलाश किया, पता चला कचरा गाड़ी आ चुकी थी, कचरे का डब्बा खाली पड़ा हुआ था। लौटे मायूसी से और उसके बाद थोड़ा सी उनको अफसोस भी हुआ कि भाई मेरे हाथ क्या हादसा पेश आ गया। हमारी छोटी बहन रज़िया सुल्ताना जो हैं आज यहाँ मौजूद हैं, उसने कहा कि मेरी एक सहेली है जो अहले कोकन में से हैं, उसके घर मराठी का अखबार आता है, मैं अब्बा वहाँ जाकर देखती हूँ। हमारी बहन वहाँ गई, उन्होंने वहाँ से वो अखबार हासिल किया
पता चला कि 2 रोज़ बाकी हैं एप्लीकेशन देने में। मेरे वालिद ने उस ज़माने में, मेरी पहली तनख्वाह यहाँ पर 3,330 रुपये थी। उस वक्त मैं जब आया यहाँ तो मेरे वालिद ने मुझे 3,000 रुपये पता नहीं कहाँ से हासिल करके दिए कि बेटे पराए शहर में जा रहे हो तो ये पैसे रख लो। मैं 3,000 रुपये लेकर आया। यहाँ आने के बाद पता चला कि आज यहाँ लोकल हॉलीडे है, मोबाइल का ज़माना नहीं था, बहुत परेशान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में उस वक्त मेरे वालिद जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पे काम करते थे तो लैंडलाइन था हमारे पास। बहरहाल वो लैंडलाइन पर फ़ोन किया कि अब्बा ऐसे ऐसे हालात हैं, ये मामला हुआ है। वालिद साहब ने कहा कि बेटे मैंने इसीलिए ज़्यादा रकम दी थी, किसी होटल में क़याम कर लो, उसके बाद एप्लीकेशन देकर सेकेंड डे आ जाना। बहरहाल मैंने अखबार वो होटल में क़याम किया और उसके बाद तीसरे रोज़ पहुँचा अपने घर खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। 15 रोज़ के बाद यहाँ से कॉल आया कि भाई आपका इंटरव्यू है, नया शहर अब्दुल्ला भाई जिस बेकरी के मालिक हैं कहना चाहिए, पूना में भी सागर बेकरी, उसमें हिस्सेदार है माशाअल्लाह से। उसमें मेरा एक दोस्त जाहिद रहा करता था, उससे रब्ता कायम किया। उसने कहा ठीक है मेरे करीब है इदारा, मैं तुझको ले जाऊँगा, लेकर आऊँगा, चलते हैं। तो बहरहाल वो मुझे लेकर आया, यहाँ इंटरव्यू दिया हमने। 18 लोग मौजूद थे इंटरव्यू देने के लिए। जो मेरे स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर ग़ुलाम नबी मोमिन बने वो मुझे असिस्टेंट ऑफिसर के लिए कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से मुझे ये पोस्ट मिली असिस्टेंट ऑफिसर की। उसकी वजह ये थी कि बशीर अहमद अंसारी साहब जा चुके हैं, इनसे रहनुमाई के लिए मेरे उस्ताद मोहतरम सलाम बिन रज़ाक साहब ने एक रुका दिया था कि भाई वो वहाँ बशीर अहमद अंसारी साहब है, मैं सिफारिश नहीं करूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि वो तेरी रहनुमाई करें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर। मैं उनके घर गया, सर ने चश्मा निकाला, यूँ देखा क्या बात है। मैंने कहा एक रुका लेकर आया हूँ, सिफारिशी है। मैंने कहा नहीं सर आप देख लें, पढ़ लें। सर ने देखा, अच्छा अच्छा तो क्या चाहते हैं आप। मैंने कहा थोड़ी सी रहनुमाई करें कि मेरा पहला इंटरव्यू है ज़िंदगी का, क्या पूछा जाएगा, कैसे सवालात होंगे, आप इस इदारे में हैं, यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। सर ने एक ही जुमला कहा कि यहाँ पर मराठी मस्ट है, अगर आपको मराठी आती होगी तो मुमकिन है आपका कुछ हो सके। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, चलता हूँ मैंने बस इतनी बात की और चला। मैंने उनके घर का पानी भी नहीं पिया, मैं चला आया। मैं आया अपने कमरे पर, वहाँ जहाँ होटल में मैंने क़याम किया था उस वक्त भी मैंने वो जो मुझे कॉल लेटर मिला था उसको बाय हार्ट किया और उसका तर्जुमा अपने जहन में महफूज रखा। जब यहाँ पर आया इधर इंटरव्यू में कोई मिनिस्टर के नुमाइंदे थे, उन्होंने पूछा आपको मराठी आती है। मैंने कहा हाँ मराठी सर्टिफिकेट कोर्स किया है मैंने। वो वाक़या भी ऐसा है कि मैं कलीना में पढ़ता था, जब एमए कर रहा था तो वक्त बहुत होता था पास में, सुबह 10 बजे यूनिवर्सिटी में पहुंचते थे और रात में 7 बजे वहाँ से लौटते थे। हमारे लॉन वगैरह पे बैठे रहते थे, तो लॉन पर बैठे थे तो एक रोज़ मराठी डिपार्टमेंट का क्लर्क जो है रवि मोरे वो आया और उसने कहा बोले नवेद क्या वक्त ज़ाया करता रहता है, कुछ कर लेना है। मैंने कहा क्या करना है। तो उन्होंने कहा एक मराठी सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है, कर लीजिए। उसकी फ़ीस जो है 150 रुपये है, हफ्ते में 2 रोज़ क्लासेस होगी, 6 महीने का कोर्स है। ठीक है सर। हम 14 दोस्तों ने, जिसमें मेरी अहलिया जो कभी मेरी महबूबा हुआ करती थी वो भी शामिल थी, तो हम 14 लोगों ने मिलकर वो मराठी सर्टिफिकेट का कोर्स किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे 74% मार्क्स मिले, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ प्रोड्यूस किया था मैंने। उसके अलावा एक और सर्टिफिकेट था जो शायद मेरे लिए माविन साबित हुआ, मेरे वालिद जो है फ्रीडम फाइटर थे, वो सर्टिफिकेट भी मैंने सबमिट किया था। तो बहरहाल जो उन्होंने सवाल किया कि आपको मराठी आती है, तो मैंने वो जो बाय हार्ट किया था वो सुना दिया। अब उसको सुनने के बाद उन्होंने कहा आप तो सरकारी ज़ुबान बोलते हैं भाई। मैंने कहा नहीं बस आती है थोड़ी बहुत जो कुछ। बोले अच्छा ठीक है, आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने फ़ौरी तौर से उसका तर्जुमा किया। मरहूम डॉक्टर यहाँ अमानत शेख साहब जो यहाँ के छोड़ी थे पर्शियन वगैरह के, वो भी उस इंटरव्यू में शामिल थे। उन्होंने कहा भाई बहुत इन्होंने बामुहावरा ज़ुबान में तर्जुमा किया है, बहुत अच्छा तर्जुमा किया है। तो ठीक है बोले, तो एक सवाल और करते हैं हम आपसे कि दिलरुबा किसे कहते हैं, बस ये जिसका आप जवाब दे दें और आप चले जाएं। मैंने कहा भाई जो दिल को लुभाती है, जो दिल को खींचती है उसको दिलरुबा कहते हैं। बोले बस बस शुक्रिया, बहुत अच्छा है, चाहिए आप। मैं जब दरवाज़े पे पहुंचा, ग़ालिबन मुझे ऐसा याद पड़ता है कि यही हॉल था, यहाँ पर बहुत बड़ी डेस्क लगी हुई थी, 18-20 लोग राउंड टेबल बनाकर बैठे हुए थे। मैं जब यहाँ गेट पर पहुँचा तो डायरेक्टर उस वक्त भी वसंत पाटिल साहब हुआ करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको अपॉइंट कर लिया गया तो आप कब से ज्वाइन करेंगे। तो मैं लौटा, मैंने कहा सर अगर आप कहें तो आज से बैठ जाऊँ काम पर। तो उन्होंने कहा भाई नहीं भाई आप जाइए और लोगों का इंटरव्यू होना बाकी है। बहरहाल मैं चला गया। उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। अब मेरी तबीयत ही नहीं चाहती कि पूना आऊँ मैं, कोई जान नहीं पहचान नहीं, वही एक जाहिद दोस्त
तो हमारी मिसेस नूरुल अली साहिबा थी, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि आप यहाँ जाइए। तो उनको बशीर अहमद अंसारी साहब ने कॉल किया कि भाई वो बंदा अपॉइंट हो गया है, वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। उन्होंने मुझे घर बुलाया और पूछा भाई क्या मसला है। अब उनसे मैं ये कह नहीं पाया कि वहाँ मेरा कोई नहीं है, मेरा दिल नहीं लग रहा है, वहाँ कैसे जाऊँ। तो मैंने बहाना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं जाने के लिए। फ़ौरन 3000 रुपये निकाले उस खातून ने मेरे हाथ में रख दिए कि ये लो और कल जाकर जॉब ज्वाइन करो। घर लौटा तो वालिद साहब बरहम कि भाई झूठ क्यों कहा। मैंने कहा मुझसे कुछ बन नहीं पड़ा तो मैं क्या करूं। बोले ये पैसे कैसे आप लौटाएंगे। मैंने कहा अब्बा इसको 2-3 दिन पास में रखिए और उसके बाद जाकर कहिएगा कि वो इंतज़ाम हो गया है। तो मेरे वालिद ने वही किया और इस तरीके से फिर मैंने 1 अगस्त 1991 में इस पोस्ट पर जो है काम शुरू किया। जब मैं आया तो डायरेक्टर पाटिल साहब ने कहा कि अगर आज आप नहीं आते, आज आपका आखिरी दिन था, इसके बजाय कोई सेकंड नंबर पे जो होता कल से वो ज्वाइन हो जाता। लेकिन बहरहाल आज आप आए हैं, काम शुरू करें और देखिए आपके तरक्की के मौक़े हैं। आप असिस्टेंट ऑफिसर के हैसियत से आ रहे हैं, अंसारी साहब रिटायर होंगे, मौक़े हैं। बहरहाल तो इस तरीके से मेरा वो सफ़र शुरू हुआ। अंसारी साहब रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद इत्तेफाक की बात यह है कि वो पोस्ट रिज़र्वेशन में चली गई। मैं खान पठान ओपन में आता था तो मुझे वो पोस्ट नहीं मिली स्पेशल ऑफिसर की। डॉक्टर गुलाम मोमिन साहब अपॉइंट हुए एज ए स्पेशल ऑफिसर, जो असिस्टेंट में मुझे कॉम्पीट नहीं कर सके थे, वो मेरे ऑफिसर बनकर आए। 14 बरस का बनबास गुजारा है सर मैंने इस बाल भारती में। मोमिन साहब के साथ बहुत तल्ख मेरे तजुर्बात रहे हैं अफसरी के तौर पर। बहैसियत इंसान उनसे बेहतर मैंने इंसान कभी नहीं देखा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोमिन सफ़र में पहचाना जाता है, तो मोमिन साहब ने सफ़र में मेरा बहुत ख्याल रखा, हमेशा ख्याल रखा। अपने हाथ में 2 बैग लेके चलते थे। मैं कहता था सर एक बैग मुझे दे दीजिए, थोड़े से फ़िज़िकली वो हैंडीकैप कहना चाहिए, इस तरीके से थे। लेकिन कभी उन्होंने अपना बैग नहीं दिया। फ़ौरन ट्रेन में चढ़ते थे, एक सीट ऑक्यूपाई करते थे, उस पर एक बैग रखते थे और मुझसे कहते थे खान साहब आप बैठ जाइए। फिर अपने लिए दूसरी सीट तलाश करने के लिए जाते थे। हम लोग जब यहाँ से चढ़ते थे शिवाजी नगर से, उसके बाद एक चाय वाला आया करता था लोनावाला से कुछ कब्ल, यानी तलेगांव वगैरह तक आता था। तो मोमिन साहब को बहुत गर्म चाय पीने की आदत थी। वो वहाँ तक पैदल डब्बे में अंदर तक जाते थे, वहाँ चाय पीते थे और मेरे लिए चाय लेकर आते थे। उसके बाद जब करजत आता था तो कहते थे ये बड़े वाले आते हैं, उनसे बड़े नहीं लेना, मैं वहाँ से जहाँ तले जाते हैं वहाँ से लेकर आता हूँ। वो बड़े लाकर मुझे खिलाते थे। लेकिन ऑफ़िस में जैसे ही हम दाखिल होते थे, मैं कभी खान साहब नहीं रहा उनके लिए। अगर कोई शख्स बैठा है, खान इधर आओ, खान ये करो, खान वो करो, इस तरीके का उनका सख्त रवैया हुआ करता था। तो ऑफ़िस में मैंने बहुत सख्त उनका बर्ताव झेला है। सफ़र में उतने ही प्यार से, खुलूस से, मोहब्बत से अपने वालिद की तरह वो मुझे ले गए। तो ये तजुर्बात हैं मेरे, ऐसे कई तजुर्बात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।